बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो एंजाइम्स से रिलेटेड है। एंजाइम्स क्या होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन को देखना है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है और साथ में हमने लास्ट में देखना है कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले है बेटा एंजाइम्स। और एंजाइम्स के हवाले से आपने दो तीन इंटरेस्टिंग बातें जो है वो याद रखनी है जो अक्सर पूछी जाती हैं। क्या होते हैं एंजाइम्स? सबसे पहले जो है इसके हवाले से आपने तीन बातें याद रखनी है कि सबसे अबंडेंट एंजाइम कौन सा होता है। सबसे अबंडेंट एंजाइम कौन सा होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा है? रुबिस्को। सबसे स्टेबल एंजाइम कौन सा होता है? एज पर एफएससी वो आपने पढ़ा हुआ है, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। एंजाइम्स बेसिकली हम कहते हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हैं विच कैन कैटालाइज अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को हम कहते हैं कैटालाइज करते हैं। अक्सर इसके हवाले से एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास बताएं कि एंजाइम्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ए ऑप्शन है इनिशिएट अ रिएक्शन, दूसरा स्पेसिफिक इन एक्शन, तीसरा कैटालाइज रिएक्शन, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एंजाइम्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एंजाइम। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ए। एंजाइम कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकते, रेदर दे एक्चुअली स्पीड अप ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शंस, तो उनको ये स्पीड अप करते हैं। ठीक है। एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा ऐसे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं विच आर प्रोटीन इन नेचर, जो नेचर में कैसे हैं? प्रोटीन नेचर के हैं। तो क्या कोई ऐसा एंजाइम भी है जो प्रोटीन नेचर का ना हो? बिल्कुल है, और उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम इज दैट पर्टिकुलर एंजाइम विच इज नॉट अ प्रोटीन इन नेचर। हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स। एंजाइम का बेटा काम होता है दे एक्चुअली स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। दे आर द बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट होते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो एंजाइम्स हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। Enzymes are sensitive to the heat, pH and several changes। तो एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन है, स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को, बायोकैटालिस्ट है। इसके अलावा भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। वेयर द एंजाइम्स आर प्रेजेंट, तो लोकेशन ऑफ एंजाइम देखनी है।
लोकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो याद रखिएगा कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद है, साथ साथ दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनेलीज, एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनेलीज। तो दोनों तरह से हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी काफ़ी सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देखें, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उससे रिलेटेड जितने एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज के साथ कौन से एसोसिएटेड है। कुछ की हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एंजाइम्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस आर एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स। इसी तरह से एंजाइम्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन से? सेलुलर रेस्पिरेशन के। इसी तरह से एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट। In case of the eukaryotes, enzymes of DNA replication are present inside the nucleus। तो ये हमने देख ली लोकेशन क्या होती है एंजाइम्स की। हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम क्या है। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम की कंपोजिशन के अंदर बेटा दो चीजें हैं। एक एंजाइम का है प्रोटीन पार्ट, दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट। दूसरा कौन सा है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। पहले हम प्रोटीन पार्ट को देखते हैं बेटा, फिर हम देखेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट को। प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट जो होता है ना एंजाइम का, उसे हम नाम देते हैं, इट इज एक्चुअली द दो पार्ट पर मुश्तमिल है। एक साइड को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का, और एक को हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट का। तो प्रोटीन पार्ट के अंदर बेटा दो साइट्स मौजूद हैं। जो एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट है, फर्क क्या है? एक्टिव साइट को हम कहते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड। एक्टिव साइट जो है वो फ्यू अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। जो एलोस्टेरिक साइट है इसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर है, और उसके अंदर काफ़ी सारे बेसिकली जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड है। तो एक्टिव साइट के अंदर सिर्फ कुछ अमाइनो एसिड होंगे, बाकी जितने भी होते हैं ना हम कहते हैं वो सारे के सारे एलोस्टेरिक साइट्स के अंदर होते हैं। जो एक्टिव साइट होती है ना, इसे हम कहते हैं चार्ज बेरिंग साइट है। चार्ज बेरिंग साइट है किसी भी एंजाइम की। और जो एलोस्टेरिक साइट होती है इसे हम कहते हैं नॉन चार्ज्ड साइट। जो एक्टिव साइट होती है ना, इसे हम कहते हैं कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is restricted to very small portion of the enzyme and that is actually called as the active site. Allosteric site का काम क्या होता है? It actually maintains the globular structure ऑफ एंजाइम। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ एंजाइम्स जो है वो कौन सी प्रोटीन्स है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। फिब्रस प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर ये नहीं आती।
तो ये हमें पता चल गया प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम के अंदर कौन कौन सी साइट्स मौजूद हैं। देखें एक्टिव साइट के बारे में हमने पढ़ा, पहले थोड़ी एक्टिव साइट की डिटेल देख लेते हैं कि जो एक्टिव साइट होती है ना, उसके अंदर फर्दर दो रीजन्स मौजूद हैं। एक को हम नाम देते हैं बाइंडिंग रीजन का और एक को हम क्या नाम देते हैं, कैटालिटिक रीजन का। तो दो रीजन्स भी हैं किसके अंदर, एक्टिव साइट के अंदर। जो बेटा बाइंडिंग रीजन होता है ना, इसके काम क्या है पहले हम वो देखते हैं। जो बाइंडिंग रीजन होता है ना, इसका एक रोल होता है इट रिकॉग्नाइज it actually recognize the substrate। क्योंकि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन है, तो कौन से सबस्ट्रेट ने कौन से एंजाइम्स के साथ बाइंड करना है ये बाइंडिंग रीजन ने डिसाइड करवाना है। तो हम कहते हैं जो बाइंडिंग रीजन होता है ना, ये वेरी जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अलाउ करते हैं जो किसी भी एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो इट रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट, इट अलाउज द सबस्ट्रेट टू बाइंड विद एंजाइम। इसके अलावा हम कहते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के अंदर कौन सी साइट इन्वॉल्व है, बाइंडिंग रीजन इन्वॉल्व है। बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं, बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। देखिए बेटा ये एंजाइम है, इसके साथ आके सबस्ट्रेट कंबाइन हुआ तो यहाँ पर बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने तक जो रीजन इन्वॉल्व होता है एक्टिव साइट का वो बाइंडिंग रीजन है। उसके बाद कैटालिटिक रीजन, कैटालिटिक रीजन इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइसिस, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स from ES complex। तो ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया, इससे आगे हमारे पास क्या बनने हैं, प्रोडक्ट्स बनने हैं प्लस एंजाइम रिलीज हो जाना है, प्लस एंजाइम ने रिलीज हो जाना है। तो ये जो काम होता है ना ये कैटालिटिक रीजन का होता है। तो हमें बाइंडिंग रीजन और कैटालिटिक रीजन का पता चल गया। प्रोटीन पार्ट हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया, नॉन प्रोटीन पार्ट की तरफ आते हैं। तो बेटा जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर, ये याद रखिएगा। अब जो कोफैक्टर होता है ना बेसिकली इसे हम कहते हैं कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर के रोल देख ले पहले फिर मैं आपको टाइप्स बताता हूं। इफ इट इज प्रेजेंट it is necessary for proper functioning of enzyme। अगर तो ये मौजूद है तो ये फिर किसी भी एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। It acts as bridge between enzyme and substrate।
आखिरी बात, इट प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी। कोफैक्टर ना किसी भी एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। पहली बात हम कहते हैं कि अगर कोफैक्टर है, इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अगर ये मौजूद है तो किसी भी एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ना ये जरूरी है। अगर मौजूद नहीं है तो तब बेसिकली ना मैटर ही नहीं कर रहा। तो हमने पढ़ लिया कि बेसिकली ना कोफैक्टर क्या है। फिर अगली बात बेटा हमने बताई कि ये किसी भी एंजाइम की ना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है कोफैक्टर। तो ये हमने कोफैक्टर के हवाले से कुछ बातें देखी। कोफैक्टर की ना बेटा कुछ टाइप्स भी होती हैं। कौन कौन सी? 3 टाइप्स आप पढ़ते हैं कोफैक्टर की। एक इसमें आप पढ़ते हैं लूजली पार्ट, और एक आप पढ़ते हैं स्ट्रॉन्गली अटैच्ड। जो लूजली पार्ट है ना उसके अंदर आपने 2 टाइप्स पढ़नी है। एक आपने पढ़नी है कोएंजाइम और एक आपने पढ़नी है एक्टिवेटर। जो स्ट्रॉन्गली अटैच है उसके अंदर हम एक टाइप पढ़ते हैं और वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये हमने ना बेसिकली इसकी कुछ टाइप्स को देख लिया कि एक्टिवेटर की ना टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फिर बेटा हम इसके अंदर देखते हैं कि जो लूजली अटैच पार्ट, पहले स्ट्रॉन्गली अटैच को देख लें प्रोस्थेटिक ग्रुप को। तो हम कहते हैं हमारी बुक की डेफिनेशन है कि इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, then it is actually called as the prosthetic group। अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की हमारे पास एग्जांपल क्या है? हीम पार्ट, ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन है एक ऐसी प्रोटीन है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जिसके अंदर आपने इसके 2 पार्ट पढ़े हुए हैं। एक हीम पार्ट है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, दूसरा ग्लोबिन पार्ट है जो कि प्रोटीन पार्ट है। एक हीम पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, ये ग्लोबिन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हुआ हुआ है। तो एक प्रॉपर जो है आपको प्रोटीन मिल रही है जिसे हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। अगर हीम पार्ट मौजूद ना हो तो हीमोग्लोबिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर ना बने तो हम कहते हैं ये एक वो प्रोटीन है जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हुआ हुआ है। तो ये हमने हीमोग्लोबिन के बारे में देखा बेटा। कोएंजाइम, हम कहते हैं कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच है और वो ऑर्गेनिक है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, देन इट इज एक्चुअली द कोएंजाइम। जिसमें आप एग्जांपल पढ़ते हैं NAD, FAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये डाइन्यूक्लियोटाइड भी है और कोएंजाइम भी है।
और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। तो हमने इनके अंदर देखा कि कोएंजाइम की एग्जांपल क्या है। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड एज द कोएंजाइम। तो याद रखिएगा लूजली अटैच्ड दोनों आते हैं, लेकिन एज पर बुक अगर आ जाए या UHS के अंदर आ जाए कि नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज लूजली अटैच्ड, तो आपने कोएंजाइम लिखना है बुक की लाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन लूजली अटैच दोनों होते हैं। एक्टिवेटर ये भी लूजली अटैच है, लेकिन कोएंजाइम और एक्टिवेटर में बेसिक फर्क क्या है, ये इनऑर्गेनिक होता है एक्टिवेटर, जिसमें आप एग्जांपल पढ़ते हैं कॉपर आइंस की, जिंक आइंस की, मैग्नीशियम आइंस की, यानी कि हम कहते हैं कि इसके अंदर ना मेटल्स शामिल है ज्यादातर। तो ये हमारे पास एक्टिवेटर की एग्जांपल है कि एक्टिवेटर जो है ये भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे हम कोफैक्टर का नाम देते हैं, लेकिन साथ ही हम कहते हैं कि ये लूजली अटैच होता है, तो और ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है बेटा, तो एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक है, कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक है। कोएंजाइम के बारे में आप एक बार ये भी पढ़ेंगे कि इट एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन। तो ये विटामिन्स बनाने के अंदर भी कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने कोफैक्टर के बारे में जो है वो डिटेल से देखा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम्स ना बेसिकली काम कैसे कर रहे होते हैं, और इसके हवाले से ना दो मॉडल्स दिए हुए हैं। एक मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। दो मॉडल्स हैं। पहले तो आपको बताओ कि दोनों में से ना एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है। वो है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल, एक्सेप्टेबल मॉडल है। और लॉक एंड की मॉडल नॉन एक्सेप्टेबल। लॉक एंड की मॉडल हमें प्रेजेंट किया गया था ML फिशर ने, और इंड्यूस फिट मॉडल प्रेजेंट किया था कॉशलैंड ने। जो लॉक एंड की मॉडल था उसके मुताबिक था कि एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये इसका की पॉइंट है। जो इंड्यूस फिट मॉडल था उसने कहा था एक्टिव साइट इज मॉडिफाइएबल। जो लॉक एंड की मॉडल था ना उसके मुताबिक इसने कहा था कि एक्टिव साइट इज नॉन फ्लेक्सिबल एंड इट एक्ट एज द टेम्पलेट। इस वजह से जो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल था ना उसको हम टेम्पलेट मॉडल का नाम भी देते हैं। तो लॉक एंड की मॉडल की जो स्टेटमेंट थी वो बोल देता हूं कि एज अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, सिमिलरली अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये लॉक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट थी। जो इंड्यूस फिट मॉडल था इसने कहा था कि एज अ स्पेसिफिक एंजाइम या एज अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट combines with enzyme it bring about change in active structure of enzyme and convert the substrate into product। तो जो कॉशलैंड था उसने कहा था एक्टिव साइट जो होती है ना वो मॉडिफाइएबल होती है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है,
जैसे कोई सबस्ट्रेट जो है किसी एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच होता है तो ये कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिसकी वजह से बेसिकली जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो कॉशलैंड ने जो इंड्यूस फिट मॉडल दिया था ना वो एक एक्सेप्टेबल मॉडल है, और जो लॉक एंड की मॉडल है नॉन एक्सेप्टेबल है कि जो एक्टिव साइट होती है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो ये बेटा हमने कुछ बातें देखी कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, तो उसके लिए बेटा 4 फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन, एक हमारे पास है टेम्परेचर चेंज, और एक है पीएच चेंज। वन बाय वन ना हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले ना इधर मैं बताता हूं आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि जैसे ही हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं ना एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क आता है। जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर बेटा क्या फर्क आएगा। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं। इसके हवाले से ना 2 बातें याद रखिएगा बेटा। एक है व्हेन सबस्ट्रेट इज लिमिटेड या अनलिमिटेड। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, अनलिमिटेड लिमिटेड। लेकिन ये जो अनलिमिटेड और लिमिटेड है क्या, ये अनलिमिटेड है इस वक्त एंजाइम, ये लिमिटेड क्या है एंजाइम है। यानी कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम कंसंट्रेशन है ना उसमें याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। टेम्परेचर पीएच दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमने 2 कंडीशंस देखनी है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए मैंने 2 कंडीशन आगे मेंशन कर दी है कि हम सबस्ट्रेट उस वक्त बढ़ाएं जब एंजाइम अनलिमिटेड है, और हम सबस्ट्रेट उस वक्त बढ़ाएं जब एंजाइम जो है वो लिमिटेड है, तब क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पहले एंजाइम लिमिटेड है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए एंजाइम हमारे पास लिमिटेड है, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा और आपको ऐसी पैरेलल लाइन मिल रही होगी। वजह क्योंकि ये वो टाइम आ गया जहां पर एंजाइम्स मजीद ख़त्म हो गए, क्योंकि एंजाइम्स क्या है लिमिटेड है। जब एंजाइम लिमिटेड है तो एक हद तक क्या होगा कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो 100 एंजाइम है, उन 100 एंजाइम्स के साथ 100 सबस्ट्रेट आके कंबाइन कर गए, उससे 100 प्रोडक्ट बन गए। अब आप सबस्ट्रेट कर दें 200, यानी सबस्ट्रेट बढ़ा दें, एंजाइम हमारे पास लिमिटेड है वो 100 ही है, तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा। तो हम कहते हैं कि एज द एंजाइम इज लिमिटेड वी एडिड द सबस्ट्रेट या वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट, the rate of reaction will increase up to a certain limit and then becomes constant due to unavailability of the enzymes।
कि सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो, वो बेसिकली हमारे पास एंजाइम ही नहीं है जिन्होंने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो वो कंडीशन है जब एंजाइम लिमिटेड थे। अब देखें अगर हमारे पास जो है वो एंजाइम हो गए अनलिमिटेड, तो तब क्या होगा। अब अगर हमारे पास एंजाइम अनलिमिटेड है, उस केस के अंदर बेटा ये ग्राफ बन रहा है कि ये आपको ना एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी ऐसे, नीचे वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इधर रेट। आप रेट ऑफ रिएक्शन आपको जो है वो स्मूथली इंक्रीज होता नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, एंजाइम हमारे पास अनलिमिटेड है, वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में ग्रेजुअली इंक्रीज ही होता रहेगा। वो कोई एक लिमिट नहीं है कि जहाँ पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमने दो कंडीशंस पढ़ी कि कब कब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है और कब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। अगली कंडीशन अगली है कि हम एंजाइम को बढ़ा रहे हैं या एंजाइम को कम कर रहे हैं, तो तब क्या होगा। इसके लिए भी वही सेम दो कंडीशन है। जब सबस्ट्रेट लिमिटेड है और जब अनलिमिटेड है। तो पिछली जो हमने बात पढ़ी थी ना कि जब हमारे पास एंजाइम लिमिटेड थे, हमने सबस्ट्रेट को बढ़ाया और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ा, तब हम कहते हैं एंजाइम्स की सैचुरेशन फुली सैचुरेट हो गया कि 100 सबस्ट्रेट थे, 100 ही एंजाइम थे, उसके साथ कंबाइन हो गए, फुली तौर पे एंजाइम्स कवर्ड हो चुके हैं। अब आप मजीद सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ रहा है, क्योंकि एंजाइम्स दे आर एक्चुअली फुली सैचुरेटेड। तो फुली सैचुरेटेड कब हुआ, जब आपने मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाए, एंजाइम्स लिमिटेड थे। तो ये बात याद रखिएगा, हमारी बुक में मौजूद है। हम अगली कंडीशन को देख रहे हैं कि आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या कम करें, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अल्टीमेट बात है। बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उस बढ़ाने में कौन सी कंडीशन है, जब सबस्ट्रेट लिमिटेड है। देखिए एक ग्राफ हमारे पास ये है, इधर है एंजाइम कंसंट्रेशन और इधर है रेट। जब हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है ना, तो ये एक हद तक जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, देन इट बिकम्स कांस्टेंट। देन बिकम्स कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हमारे पास ना अब बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है जिनको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है। लेकिन ये ऐसी बात है कि हमारे पास ना 100 एंजाइम्स थे, 100 ही सबस्ट्रेट है, 100 एंजाइम्स ने 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सबस्ट्रेट लिमिटेड है यानी 100 ही हैं, आपने 200 एंजाइम्स ऐड करवा दिए, यानी सब एंजाइम्स को 100 से 200 कर दिया, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। सबस्ट्रेट कितने हैं, 100 है। इसका मतलब है जितने मर्जी आप एंजाइम्स ऐड कर दें, जब आपके पास वो मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे जिनको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपके पास सबस्ट्रेट लिमिटेड हो, आप एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहें, तो उस वक्त एक सर्टेन लिमिट तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद जो है आपको कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। इसे हम कहते हैं कि ये वो कंडीशन है जिसमें सबस्ट्रेट लिमिटेड बट वी इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखें अगली कंडीशन क्या है, अगली है सबस्ट्रेट आपके पास अनलिमिटेड है। अब बताएं आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये रेट है, ये एंजाइम है कंसंट्रेशन। तो आपको ना एक ऐसी लाइन मिलेगी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता ही जाएगा।
और ये कब होगा? जब आपके पास एंजाइम्स भी मैक्सिमम हो और सबस्ट्रेट भी, यानी सबस्ट्रेट बेबहा है, आप एंजाइम ऐड करवाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये वो दूसरी कंडीशन थी जिसमें हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। फिर है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर और पीएच आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो एक खास पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम करते हैं और उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके बाद ऑप्टिमम पीएच भी है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम्स जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करवा रहे हैं, मैक्सिमम काम अपना कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे कि आप ह्यूमन की बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले क्या होना है और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या होना है, तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली ना एक ग्राफ है। आपको ना ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच का बेल शेप कर्व ग्राफ नजर आएगा। देखें ये ऐसा कुछ, ये वो पीक है जहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर मौजूद है और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी है। मैक्सिमम एक्टिविटी कहां पर? ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी बुक में लिखी कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल होता रहेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाके मैक्सिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो है वो बेसिकली क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये हमारे पास ना एक बीकर है या कोई सेल है, सेल के अंदर ना ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? हीट को बढ़ाना। जैसे ही हम हीट को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इनकी आपस में कोलिजन बढ़ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इनका आपस में रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ज्यादा प्रोडक्ट बनने चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन कर रहे हैं। तो देखें एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जब हमारे पास वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उस वाइब्रेशन की वजह से एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, डीनेचुरेशन हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना ये टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड है। तो एंजाइम जो डीनेचर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से है। तो ये हमने पढ़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। जो है बेटा ऑप्टिमम पीएच वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि एंजाइम्स जो है वो ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं। आप ऑप्टिमम पीएच से स्लाइट चेंज कर दें या एक्सट्रीम चेंज कर दें तब क्या फर्क पड़ेगा? जो पीएच वाला ग्राफ है ना वो लाजमी याद रखना कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मोस्ट एसिडिक पीएच पे काम करता है, कौन सा है जो एक्सट्रीम अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। और ऑप्टिमम पीएच से रिलेटेड याद रखिएगा कि अक्सर जो एमसीक्यू होता है ना वो ग्राफ की फॉर्म के अंदर भी आ जाता है, जैसा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, आपको ये 3 और ये 4। आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं ये किसका ग्राफ है, तो आपने ऑप्टिमम पीएच से अंदाज़ा लगाना है। इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 पे आ रही है तो इसका मतलब है ये पेप्सिन है। ठीक है बेटा, तो ये आपने जो है वो इन बातों से अंदाज़ा लगाना है कि ऑप्टिमम पीएच, और ये तभी पॉसिबल है जब आपको वो टेबल जो है वो याद हो।
देखिए ऑप्टिमम पीएच से जब आपने स्लाइड चेंज किया और जब आपने एक्सट्रीम चेंज किया तो क्या होगा, स्लाइड चेंज करेंगे तो इट विल कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ एंजाइम्स या अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। एक्सट्रीम चेंज करेंगे तो देन इट विल कॉज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। स्लाइड और एक्सट्रीम चेंज वाला आपने लाजमी याद रखना है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच था। तो हमने पढ़ा कि फैक्टर्स किस तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। लास्ट में बेटा जो टॉपिक है ना वो है इनहिबिटर्स का। लास्ट में बेटा जो टॉपिक है ना वो है बेटा इनहिबिटर्स का, कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो इनहिबिटर्स के बारे में याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंस है, नेचर तो हमें पता चल गया, करती क्या है, दे रिएक्ट विद द एंजाइम। तो रिएक्ट तो सबस्ट्रेट कर रहे थे, इसका मतलब है सबस्ट्रेट नहीं करेंगे तो किसकी जगह पे रिएक्ट करेगी, इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे तो फिर इधर क्या कर रहे हैं, अम्ब ले रहे हैं। तो हम कहते हैं दे एक्चुअली ब्लॉक एक्टिव साइट टेम्पररली और परमानेंटली। तो क्लासिफाई भी हमने आगे इनहिबिटर्स को इसी बेस पे किया हुआ है कि कुछ हमारे पास ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो टेम्पररली इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट है। तो हम टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स विद एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं और इनमें से एमसीक्यूज देखते हैं। इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं ब्रॉड, एक को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्सिबल। इनहिबिटर का मतलब होता है इनहिबिट कर देना, ब्लॉक कर देना, रोक देना। देखिए पहला तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, इरिवर्सिबल वो है जिनका इफेक्ट जो है वो रिवर्सिबल ना हो सकता हो, खत्म ना हो सकता हो, और जो रिवर्सिबल है उनका इफेक्ट खत्म हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस यही आ जाएगा, देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज इन केस ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल में देयर इफेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कि दे एक्चुअली फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन एक्टिव साइट एंड ब्लॉक केमिकली एक्टिव साइट, कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट नहीं बनाने देते हैं। तो ये हमें पता चल गया इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हमारे पास ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनके बारे में हमने कहा कि ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। कैसे ब्लॉक करेंगे, इन्हें हम कहते हैं कि ये ऐसे हैं जो बेसिकली इस तरीके से ब्लॉक करते हैं कि हमारे पास ना एक्टिव साइट जो है या तो केमिकली ब्लॉक कर देंगे या फिर हम कहते हैं कि ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं एक्टिव साइट के ऊपर। ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर।
रिवर्सिबल है, इनके बारे में हम कहते हैं कि इनका जो इफेक्ट होता है ना, कैन बी न्यूट्रलाइज। इनका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इन्हें हम कहते हैं दे एक्चुअली फॉर्म द वीक लिंकेजेस विथ एंजाइम। तो इनका जो इफेक्ट होता है न्यूट्रलाइज हो सकता है, वीक लिंकेजेस बना रहे हैं। और ये वीक लिंकेजेस जो होते हैं ना, ये एक्टिव साइट के ऊपर भी बना सकते हैं और ये अदर देन द एक्टिव साइट भी बना सकते हैं। जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ना बेटा, उनकी दो टाइप्स भी हैं रिवर्सिबल की। एक को हम कहते हैं कि कॉम्पेटिटिव है, दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉम्पेटिटिव। देखिए कॉम्पेटिटिव जो टर्म है ना वो कंपटीशन से है। इसका मतलब ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा ना, रिजेंबल विद सबस्ट्रेट, तभी कंपटीशन होगा। जो नॉन कंपेटिटिव है इन्हें हम कहते हैं दे बाइंड अदर देन एक्टिव साइट, destroys globular structure of an enzyme, और ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हैं कंपेटिटिव, बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे, बट कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स। बट कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो इसका हमें अंदाजा हो गया कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बेसिकली जो है वो क्या है, कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव। इनकी एग्जांपल देखें बेटा, और इनमें से इफेक्ट किसका न्यूट्रलाइज हो सकता है, वो न्यूट्रलाइज होता है कंपेटिटिव का। कैसे? हमने कहा इनका स्ट्रक्चर जो है, इनहिबिटर है ना, इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ। बुक में जो एग्जांपल दी है ना वो कंपेटिटिव की है। बुक में क्या एग्जांपल दी है, आपने क्रेब्स साइकिल के अंदर पढ़ा हुआ है सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड भी हम कहते हैं, से फ्यूमरेट बनता है, या फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने वाला बेटा जो एंजाइम है ना वो है सक्सिनिक एसिड डी हाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक एसिड डी हाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है, उसने इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाना है जिसमें सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो मेलोनिक एसिड होता है it resemble with the succinic acid। तो याद रखिएगा इनहिबिटर्स हमेशा एंजाइम का होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मेलोनिक एसिड स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद द, तो आंसर होगा सक्सिनिक एसिड। यहाँ पर दो एमसीक्यू आते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होती है। मेलोनिक एसिड स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद द सक्सिनिक एसिड। अगर आ जाए मेलोनिक एसिड इज द कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ
तो हम कहेंगे इट इज द कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये इनहिबिट किसको करता है, कौन से एंजाइम को, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को करता है। लेकिन स्ट्रक्चर इसका किसके साथ रिजेंबल करता है, सक्सिनिक एसिड के साथ। जैसे ही मेलोनिक एसिड इस जगह पे आके अटैच होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट पे, तो फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनेगा बल्कि इस एंजाइम को आके ये ब्लॉक कर देगा। तो जो हमारी बुक के अंदर एग्जांपल मौजूद है। लेकिन हम कहते हैं कि इफेक्ट न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। कैसे, आपके पास एक रूम है, उस रूम के अंदर ना टेनिस बॉल्स मौजूद हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, कुछ ऐसी हैं जिन पे लेबल नहीं लगा हुआ। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इसके अंदर ना 10,000 ऐसी हैं जिन पे डनलॉप का लेबल लगा हुआ है, और 3 ऐसे हैं जिन पे डनलॉप का लेबल नहीं लगा हुआ। कोई कंपनी है डनलॉप, मैंने कंपनी का नाम बताया। अब देखें जो लेबल लगा हुआ है वो भी आपको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कंपनी को पता है किस जगह पे लगा हुआ है। तो वो कंपनी जैसे ही बॉल उठाती है उसको अंदाजा हो जाता है कि इसके ऊपर लेबल है, इसके ऊपर नहीं है। अब देखें जब आपको 10,000 में जो काफ़ी सारी बॉल 10,000 पड़ी हैं, उसमें 3 ऐसी हैं जो बगैर लेबल के हैं, आपको भेजा जाए कि आप जाके बॉल उठाएं, तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, आप कौन सी बॉल उठाएंगे, लेबल वाली के बगैर लेबल वाली। जाहिर सी बात है 10,000 लेबल वाली हैं तो उन्हीं में से कोई आएगी। तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो हम कहते हैं इनहिबिटर कम रह जाते हैं, तो देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं ना वो उस सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बढ़ जाते हैं, इनहिबिटर के कम हो जाते हैं। तो ये हमने वो बात पढ़ी कि कैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, और जो हमारे पास नॉन कंपेटिटिव है, उसकी आप एग्जांपल देख लें। जो इरिवर्सिबल की एग्जांपल है ना वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। आपको पता है एंटीबायोटिक अगेंस्ट द बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। पेनिसिलिन एक वो एंटीबायोटिक है जो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है, और ये बैक्टीरिया के अंदर उस एक एंजाइम को जो सेल वॉल की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको जाके बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। तो हम कहते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है विच इनहिबिट दैट पर्टिकुलर एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा हमने नॉन कंपेटिटिव की एग्जांपल देखनी है। नॉन कंपेटिटिव की बेटा एग्जांपल है साइनाइड पॉइजनिंग, जो हमारी बुक में मेंशन है। साइनाइड, और ये साइनाइड जो है वो किसका इनहिबिटर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वो एंजाइम, वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर इन्वॉल्व है, उसका ये इनहिबिटर है, नॉन कंपेटिटिव है अदर देन द एक्टिव साइट। और अदर देन द एक्टिव साइट कौन सी साइट होती है, एलोस्टेरिक। इस वजह से हम कहते हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर इज आल्सो नोन एज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, या एलोस्टेरिक इनहिबिशन का नाम भी देते हैं। तो ये था बेटा वो टॉपिक जो रह गया था एंजाइम्स वाला। इससे रिलेटेड आपने कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा वो पिछला जो यूनिट 2 का एक टॉपिक रहता था वो भी कंप्लीट हो गया है, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आपका जो ऑनवर्ड टेस्ट होगा उसमें जो सिलेबस शामिल होगा वो न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ चैप्टर नंबर 20 के जो टॉपिक्स हैं और एंजाइमल है। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।